हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस 2023 जो कांस्टेबल का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैथ में आप सभी लोगों को बहुत ही समस्या आ रहा है। एडवांस में मेंसुरेशन, ज्यामिति, इन सब में आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो लाया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग एडवांस के जितने भी एडवांस के फार्मूले होंगे उन सभी फार्मूलों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने आज की इस क्लास को पूरा देखा और प्रत्येक सूत्र को लिख लिया अपने कॉपी पर, समझ लीजिए कि आपका एडवांस जो दिल्ली पुलिस में आएगा कम से कम 8 से 10 नंबर, वह समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो घन पढ़ेंगे, घनाभ का फार्मूला पढ़ेंगे, बेलन का सूत्र, शंकु, गोला, अर्धगोला, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त का फार्मूला पढ़ेंगे, त्रिभुज का फार्मूला पढ़ेंगे। इन सभी के फार्मूलों को तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ वो कहाँ अप्लाई होगा उसको जानते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग अपने आयत से। तो देखिए, आयत क्या होता है, तो आयत चार भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होता है जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, जैसे देखिए बी इधर वाला है, बी ये वाला भुजा है तो बी नीचे वाला भुजा, बी सामने वाला भुजा तो बी साइड वाला भुजा, यानी आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होगा, तो वह हो जाएगा आयत। अब आयत का फार्मूला जान लें। तो आयत का क्षेत्रफल यदि पूछे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ गुणे ब्रीथ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। बात करें वही हम लोग आयत के परिमाप की यदि बात करें, तो देखिए आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, देखिए जो टोटल लंबाई होता है उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे कर लीजिए, सूत्र आपको यहाँ पर दिया है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर ऐसे चित्र बनाकर दिया हुआ है तो b प्लस बी प्लस ए प्लस ए जोड़ लीजिए, परिमाप आ जाएगा। परिमाप सिंपली जो चारों पूरा दिया हुआ है, इन चारों की जो लंबाइयाँ है आपस में जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाता है। तो यह सब फार्मूला हो गया आयत के बारे में। तो आयत का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप आपको याद रखना है कि 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। सिंपली इसमें दे देगा कि किसी आयत का क्षेत्रफल दे देगा, आपसे परिमाप पूछ देगा, क्षेत्रफल देने के बाद परिमाप पूछ देगा और उसमें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दे देगा। तो इस तरह के सवाल आपके आयत से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला हमारा है वर्ग। तो देखिए दोस्तों, वर्ग के बारे में हम लोग देखें तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। आमने सामने बराबर थी आयत में, चारों भुजा बराबर हो जाएंगी वर्ग में, और इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ग। अब आपका सूत्र क्या हो जाएगा, तो वर्ग का यदि वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ए है, भुजा की लंबाई ए है, चारों भुजा आपस में बराबर होती है, तो भुजा की लंबाई यदि ए है तो ए गुणे ए 2 बार गुणा कर देंगे तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। सिंपली वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। वही आपसे यदि इसका परिमाप पूछे तो 4 गुणे भुजा कर देना है, 4 गुणे ए आपका परिमाप हो जाएगा, 4 गुणे ए यानी 4 गुणे भुजा आपका परिमाप हो जाएगा। और बात कर ले विकर्ण की यदि बात कर लें तो विकर्ण आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा √2 गुणे क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए विकर्ण बराबर √2 गुणे क्षेत्रफल, √2 गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा आपका विकर्ण। तो इस तरह से आप लोग याद रख लेंगे। या फिर क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक और सूत्र है यहाँ पर कि क्षेत्रफल यदि पूछ रहा है और विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे 2 क्षेत्रफल, विकर्ण गुणे विकर्ण बट्टे 2 क्षेत्रफल हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। या तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए यदि भुजा दिया हुआ है तो,
या फिर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर करके बटा 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वर्ग का। परिमाप के लिए सिंपली होगा 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है त्रिभुज। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला एवं महत्वपूर्ण गुण। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम लोग देखें तो देखिए त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग त्रिभुजों का अलग अलग प्रकार से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। नॉर्मली सिंपली यदि आपसे कोई त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज दिया है और उसमें ऊंचाई दिया हुआ है त्रिभुज की, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, जो हो जाएगा आधार बटे गुणे ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ऊंचाई दिया है तो। अब यदि मान लीजिए आपका त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का अलग सूत्र होता है। त्रिभुज के कई प्रकार है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल होगा। तो समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा बराबर होती हैं, तीनों भुजा बराबर होती है तो उसका सूत्र क्षेत्रफल का हो जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है करड़ी में 3/4 4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा मान लीजिए ए है तो ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 गुणे ए स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें समद्विबाहु। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा आपस में यदि बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके यदि हम लोग फार्मूला की बात करें क्षेत्रफल का, तो इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, तो विषमबाहु क्षेत्रफल आपका हो जाएगा a/4b गुणे में करड़ी में b 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किस तरह फार्मूला होगा इसका विषमबाहु का, a/4b गुणे में 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इतना हो जाएगा करड़ी में। तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये होता हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमारा अगला है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज के जो क्षेत्रफल की बात करें तो विषमबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा एकदम अलग अलग है, आपस में कोई बराबर नहीं है, अब अलग अलग है। तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध परिमाप आपको निकालना होगा, वो कैसे निकलेगा, तो a + b + c यानी तीनों भुजाओं का योग बटे में 2 कर देंगे तो आपका अर्ध परिमाप यानी s का मान आ जाएगा। तो s का मान जब आ जाएगा तो s का मान आने के बाद विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए विषमबाहु त्रिभुज का करड़ी में s, s - a, s - b, s - c, यहाँ पर देखिए सूत्र लिखा हुआ है करड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ए बी सी, तो तीनों भुजा हो जाएंगी। यस कहाँ से आया, तो यस अर्ध परिमाप a + b + c बटा 2, ये तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दीजिए तो अर्ध परिमाप यानी कि यस ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। नेक्स्ट है हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 अंश का, 90 अंश का है। तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि इसमें देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट और बेस दिया हुआ है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब अगला देखिए आ गया हमारा बेलन। अब बेलन की बात करें तो बेलन के अंतर्गत क्या क्या आता है। बेलन देखिए यदि किसी सवाल में तार दे देगा, तार का आयतन बताइए, रोड दे देगा, कभी आपसे रोड दे देगा यानी सड़क दे देगा, कुआं दे देगा, जग देगा, पाइप दे देगा। सवाल में यदि इस तरह के शब्दों का यूज करे यानी प्रयोग करे तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको बेलन का सूत्र लगाना है। क्या क्या देगा, तार दे देगा, यदि तार दे दिया, जग दे दिया, पाइप दे दिया, पाइप दे देगा, कुआं दे देगा, सड़क, नेक्स्ट सड़क या रोड दे देगा। यदि सभी चीजें यदि दे दिया, इनकी बात कर रहा है तो समझ जाइए कि बेलन की बात कर रहा है, क्योंकि इनकी आकृति बेलनाकार होती है।
तो बेलन का वहाँ पर सूत्र लगाएंगे। तो अब बेलन का सूत्र क्या होता है, तो देखिए बेलन का आयतन की बात करें थी सिंपली, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी पाई का मान 22/7 होता है, कांस्टेंट है पाई 22/7। आर यानी कि त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या हो जाएगा आर और एच हो जाएगा हाइट, रेडियस और हाइट, रेडियस के स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा आपका बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछे यदि, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ। नेक्स्ट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, ये हो जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा बेलन का। तो इसे आपको याद रखना है, ये है भरे हुए बेलन का। अब यदि खोखला बेलन कभी पूछ दे आपसे, तो खोखला बेलन सिंपली क्या है, खोखले बेलन का आयतन पूछे तो पाई एच, देखिए यहाँ पर पाई एच गुणे आर, मतलब पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ पर भी देखिए पाई एच सेम है, बस आर स्क्वायर जहाँ पर था वहाँ पर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कर दिया है। तो याद कर लेंगे सीधे सीधे, पाई एच गुणे आर की जगह R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट है खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसमें भी सिंपल है, 2 पाई एच तो सेम है, बेलन भरा हुआ बेलन और खोखला बेलन दोनों में देखिए 2 पाई एच सेम है, अब आर में चेंज हुआ है तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहाँ पर हो गया है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। नेक्स्ट है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ आपका हो जाएगा 2 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस 2R2 स्क्वायर, तो हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको ये सभी सूत्र याद रखना होगा। खोखले बेलन का न भी याद रखें आप लोग तो भरे हुए बेलन का तो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि आपका सवाल जो है यहाँ से ही पूछेगा, ज़्यादातर चांस है 90% आपसे सवाल बेलन से पूछता है, खोखला बेलन से नहीं पूछता है, भरे हुए बेलन से पूछता है। तो आपको बेलन का आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका शंकु। शंकु कोई समकोण त्रिभुज अपने स्थिर लंब के चारों ओर घूमकर जिस पिंड का निर्माण करता है उसे लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। ठीक है, अब शंकु देखिए ये आकार है शंकु का, शंकु का आकार है। शंकु के यदि आपसे किसी सवाल में टेंट की बात कर दिया, टेंट भी शंकु के आकार का होता है। आइसक्रीम की बात कर दिया तो आइसक्रीम भी शंकु का आकार होता है। आइसक्रीम एक इस तरह का आइसक्रीम भी होता है और एक इस तरह का आइसक्रीम होता है। तो आपसे कुल्फी वाले आइसक्रीम की बात कर रहा है, तो आइसक्रीम की बात करेगा तो आप शंकु समझिएगा। कैप की बात करते, कैप यानी टोपी की, तो टोपी भी शंक्वाकार ही होती है। टोपी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपसे बात करेगा यदि कैप की बात कर दिया है तो आप समझ जाइए कि शंकु की बात कर रहा है, यानी आपको वहाँ पर शंकु का फार्मूला लगाना होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, टेंट हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा, कैप यानी टोपी हो जाएगा। इन तीन चीज़ों की बात करें तो समझ जाइए कि शंकु का बात कर रहा है। अब शंकु के फार्मूले देख लें, तो शंकु का आयतन यदि पूछे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखिए यहाँ पर एच मिस है तो यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मिस है, पाई आर स्क्वायर एच हम लोग लिख लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका फार्मूला हो जाएगा शंकु का आयतन का, शंकु के आयतन का फार्मूला हो जाएगा। अब शंकु का यदि हम लोग वक्र पृष्ठ देखें तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। वक्र पृष्ठ यदि पूछे तो शंकु का वक्र पृष्ठ आपका हो जाएगा पाई आर एल, इसे ध्यान मत दीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर एल प्लस आर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अब देखिए आर तो त्रिज्या हो गया, लेकिन यल क्या है, ये क्या समस्या है। एच होता तो हाइट हो जाता, लेकिन यल है क्या, तो देखिए एच तो ये यहाँ से बीच में से हो जाएगी हाइट,
अब जो तिरछी लाइन है उसे यल से प्रदर्शित करते हैं, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो तिर्यक रेखा देखिए समकोण त्रिभुज की तरह बन रहा है, तो तिर्यक रेखा यल जो है कर्ण की जगह आ रहा है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग एल का मान निकाल सकते हैं यदि यल नहीं दिया है तब। तो ये हो जाएगा शंकु का फार्मूला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगला है गोला की परिभाषा, यानी गोला का जो फार्मूला है उनके बारे में हम लोग देखें। तो गोला में आपको सिंपली 3 फार्मूला याद रखना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मात्र 3 फार्मूला आपको याद रखना है। कौन कौन सा, गोले का आयतन, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोला का आयतन की यदि पहले बात कर लें तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 2 नंबर देखिए, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा गोले का आयतन। अब गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम ही होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों सेम ही होता है, चाहे वक्र पृष्ठ पूछे चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा गोले का आयतन। तो गोले से आपको 2 फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अर्धगोला का सूत्र। देखिए अर्धगोला का सूत्र हमारा नेक्स्ट है। तो अर्धगोला, गोला था पूरा गोला था, यहाँ पर अर्धगोला है, आधा गोला है। तो अर्धगोला का यदि वक्र पृष्ठ पूछे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पूरे गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर था, तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का यदि संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए गोला में संपूर्ण पृष्ठ और जो वक्र पृष्ठ था सेम था, लेकिन यहाँ पर चेंज है, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर देखिए 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का। अब अर्धगोले का आयतन पूछे तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से भाग दे दिए तो आधा हो गया, यानी अर्धगोला हो गया। तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया अर्धगोला। नेक्स्ट देखते हैं घन। अब घन और घनाभ देख लेते हैं। तो घन से संबंधित जो सूत्र होंगे उससे देख लेते हैं। तो देखिए एक घन का आपका चित्र दिया हुआ है, घन का। अब घन का यदि आपसे कभी, अब घन की भुजा दे दिया ए, तो घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। तो जब घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तब यदि घन का यदि परिमाप पूछे तो आपको सिंपली 6 गुणे भुजा कर देना है। परिमाप यदि कभी आपसे पूछ दिया तो 6 गुणे भुजा, ठीक है, 6 गुणे भुजा 6a। घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। और घन का यदि पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब 6 दीवारों का क्षेत्रफल। एक कमरे में 6 दीवार होता है, ठीक है, एक कमरे में 6 दीवार होता है ना। तो यदि आपसे कभी बोल दे कि आपको पेंट करना है, पेंट करने के लिए यदि पेंटर से कहा जाए तो कितनी दीवारों को पेंट करेगा, वो 5 दीवारों को पेंट करेगा। 4 दीवार हो जाएंगे, एक हो जाएगा सीलिंग, फर्श को तो पेंट करेगा नहीं, तो 5 दीवारों को पेंट करेगा, तो 5a स्क्वायर वहाँ पर फार्मूला लगेगा। पेंट वाला यदि सवाल आ गया तो 5a स्क्वायर वहाँ पर फार्मूला लगेगा। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, वक्र पृष्ठ 4a स्क्वायर। घन का आयतन यदि पूछे तो भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब हो जाएगा घन का आयतन। अब घन का विकर्ण यदि पूछे तो विकर्ण हो जाएगा करड़ी में 3
करड़ी में 3 गुणे भुजा, आपकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, विकर्ण हो जाएगा √3 इंटू भुजा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं घनाभ। घनाभ देख लें हम लोग। तो घनाभ जैसे घन में सभी भुजा बराबर थी, लेकिन घनाभ में क्या होगा कि भुजाएं अलग अलग होंगी। यानी ABC, जैसे LBH, L लेंथ हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, लेंथ ब्रीथ हाइट। तो घनाभ का आयतन यदि पूछे तो L गुणे B गुणे H, लेंथ गुणे ब्रीथ गुणे ऊंचाई, हो जाएगा आपका आयतन घनाभ का आयतन। वही पूछे थी घनाभ का परिमाप, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, घनाभ का परिमाप हो जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो आपका परिमाप यहाँ पे दिख रहा है ना, घनाभ का परिमाप, तो घनाभ का परिमाप भी इसके 4 मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है इसे। तो परिमाप यानी इसे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकते हैं आप लोग। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हो जाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 6 दीवारों का क्षेत्रफल, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, और 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। अब घनाभ का विकर्ण यदि पूछे तो विकर्ण हो जाएगा करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी करड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका घनाभ के विकर्ण का फार्मूला। ठीक है, तो इतना फार्मूला आपको घनाभ से याद रखना है। अब घनाभ का यदि आपसे कभी क्षेत्रफल दे दे, कि घनाभ के एक दीवार की क्षेत्रफल जो है अलग अलग दे दे, LB दे दिया, BH दे दिया और उसके बाद HL दे दिया, ये आपके घनाभ के 3 अलग अलग दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया, और आपसे पूछ दे उसका आयतन, तो सिंपली क्या करना है, इन तीनों क्षेत्रफलों को आपस में गुणा करके करड़ी में कर देना है, तो आपका घनाभ का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया मेंसुरेशन। अब हम लोग देखेंगे ज्यामिति। ज्यामिति में हमारा पहला है त्रिभुज। अब त्रिभुज से संबंधित जितने भी फार्मूले हो सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज में सबसे पहला सबसे सिंपल सबसे छोटा फार्मूला, तीनों भुजाओं त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, यानी x y z, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। नेक्स्ट हो जाएगा कि त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है, त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण, उसके बगल वाला जो कोण है उसे छोड़कर अन्य 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण R है बाह्य कोण, और त्रिभुज के बगल वाला है Z, इसको छोड़कर बचा क्या, कोण X प्लस कोण Y। तो R बराबर कोण X प्लस कोण Y, यानी बाहरी कोण जो होता है त्रिभुज के बगल वाले कोण को छोड़कर शेष अन्य 2 कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा त्रिभुज का दूसरा फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा तीसरा फार्मूला क्या है त्रिभुज से संबंधित। तो तीसरा है कि त्रिभुज की यदि देखिए, त्रिभुज आपका यदि ABC है और C उसका, और यदि हम लोग C का बाहरी कोण समद्विभाजक, ये जो C बिंदु है इस C का बाहरी कोण समद्विभाजक खींचें और B का कोण समद्विभाजक खींचें, C का बाह्य कोण समद्विभाजक और B का कोण समद्विभाजक खींचने पर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे D मान लेते हैं। तो इनके मिलने पर जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, जैसे यहाँ पर BDC कोण बन गया, ए वाला कोण BAC का आधा होता है, यानी कोण A बराबर 2 कोण D। यहाँ पर हम लोग इस तरह इसे लिख सकते हैं कि देखिए कोण आपका BAC बराबर हो जाएगा दुगुना इसके 2 कोण BDC के, यानी इस D वाले कोण का दुगुना होता है A वाला कोण। ठीक है,
तो इतना आपको याद रखना है। तीसरा हमारा यही फार्मूला है थियरम है त्रिभुज का। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि देखिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इस त्रिभुज का कोण समद्विभाजक बिंदु बी और सी, इसका हम लोग कोण समद्विभाजक खींचें तो बिंदु ओ पर मिल जाता है। बी और सी का कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिल जाता है। अब ओ पर मिल जाता है तो आपको इस कोण ओ का मान ज्ञात, बी ओ सी का मान ज्ञात करना है। तो इस बी ओ सी का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा कि आपको सिंपली 90 प्लस हाफ कोण ए, 90 में 1/2 कोण ए का आधा जोड़ देना है, तो आपका हो जाएगा कोण बी ओ सी का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है और बी और सी का कोण समद्विभाजक ओ पर मिल रहा है, तो बी ओ सी का मान यदि पूछे तो सिंपली 90 प्लस हाफ कोण ए कर देंगे तो आपका बी ओ सी का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह इसमें एक और फार्मूला है कि देखिए इसमें उल्टा बी और सी को आगे तक बढ़ा दिया गया है, ए बी और ए सी को आगे तक बढ़ा दिया गया है और बी और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा गया है। बाह्य कोण समद्विभाजक खींचा गया है तो ओ पर मिलते हैं। तो अब बी ओ सी का मान पूछे, तो अब इस तरफ बी ओ सी का मान पूछे तो आपको 90 में से कोण ए के आधे को घटा देना है। ऊपर जोड़ना था लेकिन नीचे घटा देना है। तो इस तरह से आप लोग बी ओ सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे थियरम त्रिभुज से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला 6 नंबर थियरम हमारा क्या है। तो 6वां है कि देखिए त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा आपका। अब इसमें ए डी, जो ए डी है, ए डी आपका बी सी पर लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है। यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बना देगा। और क्या दिया है, ए ई बी सी को 2 भागों में बांटती है। जो ए ई भुजा है बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, यानी कि उसकी माध्यिका है, उसकी माध्यिका है। ठीक है, तो अब आपसे पूछेगा क्या कि आपसे पूछेगा कि कोण डी ए ई का मान ज्ञात कीजिए। तो डी ए ई का मान ज्ञात करने के लिए सिंपली आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, कोण बी माइनस कोण सी बटा 2। कोण बी और कोण सी को घटाकर, कोण बी में से कोण सी को घटाकर 2 से भाग दे देंगे तो आपका कोण डी ए ई आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला है 7 नंबर फार्मूला। 7वां आपका हो जाएगा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें 20 समकोण है और बी डी ए सी पर, जो बी डी भुजा है ए सी पर लंब है, यानी कि 90 अंश का कोण यहाँ पर बना रहा है, लंब यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है। तो इसमें भुजा यदि आपको कभी बी डी पूछ दे कि बी डी की लंबाई बता दीजिए तब भैया, तो बी डी की लंबाई यदि पूछे तो आपको बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी, यानी ए डी गुणे डी सी, यहाँ तक की लंबाई, इसमें आपको गुणा कर देना है। तो बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी आपका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी सी का कोण समद्विभाजक है। जो ये ए डी भुजा है बी सी का कोण समद्विभाजक है। अब कोण समद्विभाजक है तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा है इनका अनुपात बराबर हो जाएगा बी डी भुजा और बी सी भुजा के, यानी ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई बी सी, ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई बी सी हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है 9 नंबर। 9 नंबर है आपका समरूपता। तो त्रिभुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर थ्योरम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इसको एकदम अच्छे से समझना होगा। तो देखिए समरूपता क्या होगा, किसी त्रिभुज की 2 भुजा, किसी त्रिभुज की 2 कोण यदि आपस में बराबर है, कोई भी कोण यदि आपस में बराबर है 2 त्रिभुजों के, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। सिंपली यही है कि दोनों भुजा आपस में यदि 2 कोण यदि बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। अब समरूप हो जाने से क्या फायदा हो जाएगा भैया, यदि समरूप हो गए तो समरूप होने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी बाई डी ई, जो ए बी है
बटा डी ई बराबर हो जाएगा किसके, बी सी बटा ई एफ के, बी सी बटा ई एफ के, उसके बाद ए सी बटा डी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे डी ई एफ का परिमाप, आपस में इनका सभी का अनुपात बराबर हो, अलग मत समझिएगा, सभी का अनुपात आपस में बराबर होगा। और जो ये ऊंचाई ए आर है, ऊंचाई डी डब्ल्यू के बराबर बटे में हो जाएगा इन सब के बराबर। यानी इस प्रकार कर सकते हैं कि इन सब का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समरूप होने का यही फायदा है कि आपको यदि देखिए ये दो भुजा इसमें दे दिया, एक भुजा यहाँ पर दे दिया और तीसरी भुजा इसमें पूछे, तो इसमें आप लोग रख के अनुपात बराबर करके यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो समरूप होने का यही फायदा है। नेक्स्ट अगला है मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, तो किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु डी और ई है, मध्य बिंदु डी और ई है, तो ए डी ई समरूप ए बी सी हो जाएगा। यदि ऐसा है कि ए बी और ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है, तो ए डी ई समरूप ए बी सी हो जाएगा। अब ए डी ई समरूप ए बी सी हो गया, तो जब समरूप हो गया आपस में, तो इनके भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। तो मतलब संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ए डी बटा ए बी और हो जाएगा डी ई बटा बी सी, ए ई बटा ए सी। देखिए तो ये सभी आपके अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम है। ठीक है, और देखिए यदि अब एग्जैक्ट बीच वाला बिंदु है, तो आपका जो बी सी भुजा है, आपका जो बी सी भुजा है डी ई का दोगुना हो जाएगा, टू डी ई। यदि डी और ई, डी ए बी का मध्य बिंदु और ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो बी सी बराबर हो जाएगा टू ई ए के, टू डी ई के। नेक्स्ट फार्मूला साइन रूल है। नेक्स्ट साइन रूल में क्या होता है कि साइन रूल का ये सिंपली फार्मूला है कि ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। यही आपका फार्मूला हो जाएगा साइन रूल में। तो साइन रूल का सिंपली यही फार्मूला आपको लिख लेना है, याद रखना है। सिंपली कभी आपको दे देगा ए भुजा दे देगा, बी भुजा दे देगा और एक कोण दे देगा ए का, और साइन बी का मान पूछ देगा, बी कोण पूछ देगा, तो यहाँ पर रखिएगा, समीकरण संतुष्ट कराइएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है, तो इसमें आपको फार्मूला याद रखना है। कास ए यदि पूछे, कभी भी कॉस ए का मान पूछे, तो उसके लिए यदि तीनों भुजा दिया हुआ है और कॉस ए का मान पूछे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे टू बी सी, पहला फार्मूला। बी यदि पूछे, मतलब तीनों भुजा देकर कोण बी पूछे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे टू ए सी, याद रखना है। यदि तीनों भुजा देकर सी पूछे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे टू ए सी। एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं सभी में कि जौन सा कोण पूछ रहा है उसको माइनस कर रहा है और सभी को जोड़ दे रहा है, उसको माइनस कर दे रहा है और सभी को जोड़ दे रहा है, और बटे में भी उसी को छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर ए पूछा है, तो बटे में बी और सी, बटे और बी और में बी और सी है, ए नहीं है, और ए को यहाँ पर माइनस किया है। तो इस तरह से आप लोग यदि एक याद कर लिए तो आपको सभी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है 13वां और लास्ट, त्रिभुज का लास्ट हमारा फार्मूला अपोलोनियस थ्योरम है। अपोलोनियस थ्योरम क्या है कि यदि कभी भी, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है, अब ए बी सी त्रिभुज है और ए डी बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी बी सी ए डी भुजा बी सी की माध्यिका है। अब माध्यिका है यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो आपका फार्मूला क्या होगा, आपसे यदि भुजा पूछ दे, भुजा का मान बताइए, तो देखिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर में टू ए डी स्क्वायर, टू ए डी स्क्वायर। आपसे यही ए डी का मान पूछेगा सब भुजा देकर, तो टू ए डी स्क्वायर। अब देखिए बी डी और डी सी आपस में बराबर है, तो कोई भी भुजा ले लीजिए, टू ए डी स्क्वायर होगा यहाँ पर, और टू डी सी स्क्वायर ले लीजिए या फिर टू बी सी स्क्वायर, टू डी सी स्क्वायर लीजिए या फिर टू बी डी स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि डी सी और बी डी आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा फार्मूला। और दूसरा इसी में फार्मूला है कि त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 अंश, देखिए त्रिभुज की दो माध्यिकाएं यदि एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटें, तो 90 अंश के कोण पर यदि काट रही हैं त्रिभुज की दो माध्यिकाएं, तो उसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर
बराबर 5b²। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका, यदि दो माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं तब। नेक्स्ट है इसमें हमारा अंतः केंद्र की त्रिज्या। तो अंतः केंद्र की यदि त्रिज्या की बात करें तो देखिए अंतः केंद्र की त्रिज्या r बराबर डेल्टा बाई यस। अब डेल्टा क्या है, तो डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस क्या है, यस यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो r बराबर डेल्टा बाई यस। अब परिकेंद्र की त्रिज्या पूछे तो r यानी कैपिटल R से इसे प्रदर्शित करते हैं। r बराबर ABC यानी त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 गुणे डेल्टा है, डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस एकदम खत्म कर देंगे। आपका खत्म हो गया है, बस वृत्त बचा है। वृत्त के देख लेते हैं सूत्र। इसके बाद जो भी कुछ बच जाएगा टॉपिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अलग सलाह देंगे। लेकिन उम्मीद है दिल्ली पुलिस में जितना भी क्वेश्चन पूछेगा एडवांस से उन सभी का रिवीजन हो जा रहा है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं वृत्त। नेक्स्ट है हमारा वृत्त। अब वृत्त के हम लोग थ्योरम को देखें तो सबसे पहला और फर्स्ट हमारा थ्योरम यही है कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त का केंद्र O है, इससे किसी जीवा, जीवा आपकी है DC, इस पर डाला गया लंब है OA। तो डाला गया लंब डाल रहे हैं थी, तो यह जो लंब है जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। पहला फार्मूला एकदम पहला थ्योरम यही है कि यदि जीवा केंद्र से किसी जीवा पर लंब डाल दे रहे हैं, लंब यानी 90 अंश का कोण बनते हुए एकदम लंब डाल दे रहे हैं, तो आपकी जो जीवा है 2 बराबर भागों में बट जाएगी। तो देखिए OA लंब CD है, तो जो जीवा थी आपकी DC, ये AC और AD 2 बराबर भागों में बट गई, AD और AC 2 बराबर भागों में बट गई। तो यही पहला आपका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी वृत्त की एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर एक से अधिक कोण बनाए जाए। एक ही जीवा, देखिए जीवा AC है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि AB, ABC, ADE, AEC, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर अनेक कोण बनाए जाए तो ये जो सभी कोण बने हैं वृत्त की परिधि पर, इन सभी का मान बराबर होगा। यानी एक कोण यदि 90 अंश है तो सभी तीनों 90 अंश हो जाएंगे, यदि एक 45 है तो तीनों 45 हो जाएंगे, चाहे जितने बने सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही दूसरा आपका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा है इसमें कि यदि किसी जीवा द्वारा परिधि पर थीटा कोण बनाया जाए। यदि किसी जीवा है आपका AB द्वारा परिधि पर ACB कोण बनाया जा रहा है, तो कोण बनाया जा रहा है तो केंद्र पर बना कोण इसका दुगुना हो जाएगा। तो देखिए ACB का मान यदि 50 अंश है, ACB का मान यदि 50 अंश है तो इसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 100 अंश हो जाएगा। यानी सिंपली परिधि पर बने कोण का दुगुना हो जाएगा केंद्र पर बना कोण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें। नेक्स्ट है इसमें कि देखिए त्रिभुज एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त में एक जीवा है और जीवा से स्पर्श करते हुए एक हम लोग वृत्त का बाएं स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो इस स्पर्श रेखा और इस जीवा से बना कोण जो होता है, इस स्पर्श रेखा और जीवा से बना कोण थीटा जो बना है वो इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने सभी कोण के बराबर होता है। तो हो जाएगा आपका चौथा फार्मूला थ्योरम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांचवा कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, ये वृत्त अलग है यहाँ पर, इस वृत्त के बाहर यहाँ पर एक बिंदु है O, इस O से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा, इस वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा OA और OB आपस में बराबर होंगी, आपस में बराबर होंगी। यानी कि यह यदि 5 सेंटीमीटर है तो यह नीचे वाली भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यही सिंपली फार्मूला है कि OA बराबर OC हो जाएगा। और देखिए, और यदि हम लोग यहाँ पर वृत्त के केंद्र O से इस पर OA और OB खींच दे तो A वाला जो कोण बन रहा है ये कोण आपका 90 अंश का हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला है 6 नंबर। 6 नंबर हमारा फार्मूला क्या है कि किसी वृत्त की दो जीवा AB तथा CD है, दो जीवा AB तथा CD हैं तथा इन्हें बाहर बढ़ा दिया जाए, यानी बाहर इसे बढ़ाकर P बिंदु पर मिला दिया जाए। तो अब इसमें सूत्र बनेगा, क्या सूत्र बनेगा कि PA गुणे PB, PA गुणे PB
बराबर हो जाएगा पीसी गुणे पीडी, ठीक है। तो पीबी गुणे पीए बराबर पीडी गुणे पीसी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। दूसरा, यदि एक जीवा दिया हुआ है उसे आगे तक बढ़ा दिया जाए और इस बिंदु P से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, तो इस प्रकार PT का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PA गुणे PB हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए वृत्त दिया हुआ है। अब वृत्त में दो जीवा आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। ये जो बिंदु देखिए O है, इसको आप लोग केंद्र मत समझिएगा। ये बिंदु किसी भी बिंदु, ऐसे ही कोई बिंदु है तो वहाँ पर एक काट रही है। तो देखिए अब इसमें फार्मूला क्या बनेगा, तो सिंपली OA गुणे OB बराबर OD गुणे OC हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग। अगला फार्मूला है आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आपसे पूछ देगा। तो इसका क्या फार्मूला है, देखिए दो वृत्त दे दिया है। वृत्त, अब देखिए इसके एक का त्रिज्या कैपिटल R है और एक का त्रिज्या स्मॉल r है और दोनों के बीच की दूरी d है और आपसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB का मान, AB की लंबाई पूछेगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में d यानी दोनों त्रिभुज के दोनों वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी तो d है, तो d² माइनस बड़ा वाला जो त्रिभुज, बड़ा वाला वृत्त के r के स्क्वायर यानी त्रिज्या के स्क्वायर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर घटा देंगे, घटा कर स्क्वायर कर देंगे, तो आपका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई प्राप्त हो जाएगी यानी AB प्राप्त हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आपको नोट कर लेना है। D क्या है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। अब इसी में नेक्स्ट है आपका, अगला है आपका अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा था सीधे सीधे और यहाँ पर अनुप्रस्थ है यानी देखिए तिरछा है। अब इसका यदि स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे क्या, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर आपका हो जाएगा करड़ी में d², दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। इसमें देखिए माइनस कोष्टक में r प्लस r का होल स्क्वायर यानी दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग का होल स्क्वायर, उसमें माइनस का होल स्क्वायर था, इसमें योग का होल स्क्वायर है। तो यही आपको याद रखना है। तो इस तरह आप लोग इसे भी याद रख लेंगे। और नेक्स्ट आपका है, लास्ट है आपका त्रिभुज का PTQ बराबर 90 अंश। कैसे हो गया, तो दो वृत्त है आपस में स्पर्श कर रहे हैं, दोनों के बीच की आपकी स्पर्श रेखा है PQ और T इनके मध्य जो जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वहाँ पर T बिंदु है, तो PTQ कोण होगा, यह आपका 90 अंश हो जाएगा। तो इसे आपको याद रख लेना है क्योंकि आपसे इसी तरह का चित्र दे देगा और कोई ना कोई कोड पूछेगा उसमें, तो यह यदि याद रहेगा तो आप लोग कर लेंगे उसे सॉल्व, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस एडवांस 2023 में जो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने एडवांस के जितने भी फार्मूले हो सकते थे, एडवांस में जितने भी फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं आपके इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, उसके मद्देनज़र हमने सभी फार्मूले को कर लिया, उससे एक्स्ट्रा ही कर लिया। यदि आपने इससे जितना आपको फार्मूला बताया गया, यदि इतने फार्मूले को आप लोग कर लेते हैं तो उम्मीद है एक भी क्वेश्चन आपका एडवांस का बाहर नहीं जाएगा इससे। तो यहाँ इतना कर लीजिए, आपके एडवांस की समस्या खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।